गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपकी अंतर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार जो आपका एग्जाम है उसकी सीरीज चल रही है, जिसकी अब ये आपकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, और वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को शेयर कर दिया करें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताओं के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताएं क्या हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। इसमें हम परिचय देखेंगे, दुर्बलताएं होती क्या हैं उसको देखेंगे, वो कौन कौन सी दुर्बलताएं हो सकती हैं, और दुर्बलताओं को दूर करने के सुझाव पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। परिचय, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है अंततः एक विधि ही है, तो उसमें वो सारे गुण निहित होने चाहिए जो एक विधि के अंदर होते हैं। और विधि जिस तरह से सबल और प्रबल होती है और सर्व रूप से सभी व्यक्तियों द्वारा मान्य होती है, उस प्रकार की प्रकृति उस विधि के अंतर्गत होनी चाहिए। और साथ ही उसमें शास्ति का प्रावधान भी होना चाहिए, यानी विधि के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें वो होने चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में इसमें कुछ चीजें मिसिंग रह जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक दुर्लभ विधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहली बात तो ये कि ये राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में जो भी प्रावधान है, तो जो भी मुख्य राष्ट्र इसके संदर्भ में एक दूसरे से संधि किए हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक तरह से उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और नए नए अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को, सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसके साथ में उनके साथ में कोई नया राष्ट्र जुड़े या ना जुड़े, वो उसके स्वविवेक पर या उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर है। और इसमें शास्ति का भी अभाव है। तो इस ऐसे कुछ आधार हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक दुर्लभ विधि है। और साथ में इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रों का होना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए जरूरी है कि राष्ट्रों का होना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के संदर्भ में होती है। अगर राष्ट्र ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व एक नगण्य हो जाएगा। ठीक है, और तुलनात्मक रूप से इसको देखा जाता है, क्योंकि अन्य जो राष्ट्र हैं, अगर राज्य विशेष में जो विधि है उसके संदर्भ के साथ में अंतर्राष्ट्रीय विधि किस प्रकार की है वो सभी राष्ट्रों को लेकर चलती है, तो तुलनात्मक उस प्रकार से ये फल फूलती है। तो ये तो नॉर्मल हो गई अंतर्राष्ट्रीय विधि, एक तरह से सार्वभौमिक भी होती है। अब इसकी दुर्बलताएं, तो इसकी दुर्बलताएं क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो विधायी शक्ति का इसमें अभाव रहता है, यानी इसमें कोई ऐसी विधायी शक्ति नहीं है जो नियम तथा कानूनों के हिसाब से उनका निर्माण समय समय पर उन्हें बदलाव कर सके और नई संभावना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके। जिस प्रकार से किसी भी राज्य के अंतर्गत उसकी विधायी शक्तियां होती हैं, तो वो क्या है, समय समय पर उसके एक तरह से विधानसभा के रूप में या संसद के रूप में भारत के संदर्भ में देखें तो नई नई लॉ से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, तो वो जरूरी है। लेकिन जबकि विधायी शक्ति का अभाव इस प्रकार देखा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल प्रथाओं और संधियों आधारित विधि के अनुरूप और उसी पर आधारित रहती है, और या ये कह सकते हैं उसी के सहारे है। दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका की शक्ति का अभाव। अब यहाँ पर कार्यपालिका यानी संचालन समिति इस प्रकार की ऐसी है कि इसमें अभाव देखने को मिलता है। यानी यदि किसी राज्य का किसी राज्य के साथ मतभेद हो जाता है या कोई ऐसा वाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए कार्यपालिका की शक्ति का अभाव है यहाँ पर। यानी एक्स, अगर कोई एक्स राज्य है तो अन्य किसी राज्य के पास जाकर के अपनी आप बीती सुनानी पड़ेगी, तब उसका समाधान निकाला जाएगा। कि मान के चलो कि अगर भारत का किसी राज्य के साथ कोई विवाद हो जाता है, तो ये हो सकता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो या फिर एक तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसके संदर्भ में अन्य राज्यों के साथ मिलकर बैठक करे, तो उसके संदर्भ में उसके सुझाव वो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में अभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर न्यायालय द्वारा अपर्याप्त अधिकारता रहती है, कि न्यायालय द्वारा पूरी पर्याप्त अधिकारता नहीं है, यानी राज्यों को जितनी अधिकारता चाहिए, जितना उसका योगदान चाहिए, उतना योगदान देखने को नहीं मिलता है। इसमें अपर्याप्त अधिकारता रहती है इसमें। वैसे तो एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है, लेकिन उनका हस्तक्षेप यहाँ पर पूरे राज्यों तक सीमित नहीं है। चौथा पॉइंट है इसमें अनुशास्ति का अभाव, यानी समय समय पर देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का राज्य द्वारा कई कारणों द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर अनुशास्ति का अभाव भी देखने को मिलता है, यानी पूरी तरह विधियां बाध्य रूप से लागू नहीं रह पाती हैं। घरेलू मामले में हस्तक्षेप की अधिकारता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसको घरेलू मामले जो होते हैं किसी भी राज्य के संदर्भ में, उनमें हस्तक्षेप करने की अधिकारता का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये दुर्बलताओं के अंतर्गत आ जाता है। अगला पॉइंट है नियंत्रण का अभाव, यानी यहाँ पर नियंत्रण का अभाव भी देखा जाता है कि इसकी जो इकाइयां हैं या जो शक्तिशाली इकाइयां हैं, जो वीकनेस इकाइयां हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत, तो जो शक्तिशाली इकाइयां हैं वो अक्सर उन
नियमों का, उन कानूनों का उल्लंघन करके निकल जाते हैं, लेकिन तो इसके संदर्भ में जो हस्तक्षेप है इसका वो कम देखने को, सॉरी नियंत्रण नियंत्रण जो है इसका कम देखने को मिलता है। जो शक्तिशाली राष्ट्र जो है इसका फायदा ले जाते हैं, जो एक तरह से कमजोर राष्ट्र कह लें उनको, तो वो इसके एक तरह से उनको पालन करते हुए पूरा फायदा नहीं ले पाते हैं। तो नियंत्रण का भी अभाव देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत। और साथ ही साथ इसमें एक दुर्बलता के अंतर्गत इसमें यह है कि इसमें अनिश्चितता पाई जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक विधि या प्रथा या संधियों पर आधारित है, तो इसमें एक स्थिरता नहीं है नियमों में, समय समय पर काफी अनिश्चितताएं देखने को मिलती हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत के जो सिद्धांत है, नियम है या कानून है, ठीक है, उसके अंतर्गत। अब इसके जो दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने के क्या सुझाव है, काफी सुझाव दिए गए हैं। एक तो यह है कि दुर्बलताएं उन्हीं का हम विपरीत कर दें या उन्हीं के सुझाव प्रस्तुत कर दें तो वो भी सुझाव हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अन्य भी सुझाव है, जैसे कि संहिताकरण करना, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जितनी भी प्रथाएं या संधियों के अंतर्गत नियमों का प्रतिपादन होता है उनको संहिताकरण किया जाए, यानी सूचीबद्ध किया जाए, कोडिफिकेशन किया जाए, जिससे वो नियत तथा बाध्य करने योग्य वो बन जाएंगे। एक प्रभावशाली तंत्र की स्थापना हो जो सभी राज्यों पर पूर्ण रूप से समान रूप से लागू किया जाए, तो इसमें एक प्रभावशाली तंत्र का भी इसमें अभाव है, जैसे हम कह सकते हैं कार्यपालिका या विधायी शक्तियों का भी इसमें अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की अधिकारिता को व्यापक एवं अनिवार्य बनाया जाए, यानी इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी अधिकारिता और उसके जो अनिवार्य इसकी अधिकारिता को व्यापक और अनिवार्य बनाया जाए, यानी जो भी कार्य जो संचालित करे या जो आदेश पारित करे, एक तो वो व्यापक हो, सभी राज्यों तक सीमित हो और अनिवार्य होना चाहिए, इस प्रकार के प्रावधान हो इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में दांडिक न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए, जो शास्ति का भी सैंक्शन का भी कार्य करें। दांडिक न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। और क्या हो सकता है दुर्बलता को दूर करने में? अगला है कि इसमें IBI यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना, इसका गठन किया जा सकता है, ये भी इसमें काफी जरूरी है। और इसके साथ ही समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए, समीक्षा करने के लिए एक टीम या फिर इसका गठन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें इसके अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में इसके अधिकारों में और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाना अपेक्षित है। और साथ ही साथ आंतरिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप का इनको अधिकार मिलना चाहिए। जितने भी राज्य के आंतरिक मामले हैं, अगर वो ऐसे मामले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व है उन मामलों का, तो उनमें हस्तक्षेप करने का इनको अधिकार प्रदान होना चाहिए, जिससे इनकी दुर्लभताएं दूर हो सकें। और साथ में ही जो न्यायिक पूर्वोक्तियां हैं उनको लागू होना चाहिए, यानी जो भी न्यायिक पूर्वोक्तियां ऐसी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या विशेष राज्य की या फिर अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में जो सार्वभौमिक लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी लगे, उन पूर्वोक्तियों को लागू होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ दुर्लभताओं को दूर करने के यहाँ पर सुझाव। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।